हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से स्वागत है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे और विजयनगर साम्राज्य एक बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली साम्राज्य होता है। विजयनगर का जो मतलब होता है वो होता है जीत का शहर, जीत का नगर। और विजयनगर सचमुच इतना ज़्यादा समृद्धशाली था कि कई विदेशी इतिहासकारों ने या यहाँ पे जितने भी यात्री आए उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है, इसके गौरव के बारे में वर्णन किया है। इसकी भव्यता, कला, संस्कृति से जुड़े हुए कई ऐसे पहलू हैं जिसमें विजयनगर के बारे में तारीफें की गई हैं। तो आज के इस वीडियो में विजयनगर के इसी कला, संस्कृति और वहाँ की शासन व्यवस्था जो थी उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि शासन व्यवस्था, प्रशासन किस तरीके से चल रहा था, विजयनगर का साम्राज्य की सामाजिक स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो इन सारी चीज़ों को आप देखने के बाद सचमुच कहेंगे कि विजयनगर सचमुच में एक गौरवशाली साम्राज्य था और यहाँ पे हर किसी को, हर व्यक्ति, स्त्री से लेकर दास तक को भी अधिकार दिए गए थे, प्राप्त थे। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हैं। शुरुआत सबसे पहले वहाँ की शासन व्यवस्था और प्रशासन से जुड़े हुए इकाइयों पे हम बात करेंगे। तो विजयनगर का जो साम्राज्य था, यहाँ भी जाहिर सी बात है एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो राजा जो है उसमें प्रधान होता है और राजा जो होते हैं अधिकतर राय की उपाधि धारण करते हैं, जैसे कृष्ण देव राय, देव राय। तो राय की उपाधि धारण करते हैं। राय को ही एक राजा को ही राय कहकर संबोधित किया जाता है। तो पहली बात तो ये, राजा जो है सभी चीजों का वो हेड है, प्रधान है। अब राज्य जो है वो कई प्रांतों में बटा हुआ था। विजयनगर राज्य जो है वो कई प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांत के अंदर मंडलम आते थे। मंडलम मतलब कमिश्नरी की तरह का था विभाजन राज्यों को, जैसे वर्तमान समय में कमिश्नरी में डिवाइड किया जाता है हमारे यहाँ। तो विजयनगर साम्राज्य भी वैसा ही था। पूरे विजयनगर साम्राज्य को पहले प्रांत में बांटा गया और प्रांत को मंडलम में बांटा गया और मंडलम को कोट्टम जो है उसे जिला कहा जाता था। उसके बाद कोट्टम को नाडु में बांट दिया गया था जिसे उप जिला कहा गया। उसके बाद इसे कई गांवों के समूह में रखा गया। 50 गांव का एक समूह होता था जिसे मेला ग्राम कहा जाता था। और सबसे जो छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो था गांव, और गांव को ऊर कहा जाता है। और गांव के शासन प्रशासन को जो देखता है उसे ऊरपति कहा जाता है। तो ये इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस तरीके से पूरे शासन को संचालित किया जाता था। कई स्तरों में विभाजित किया गया था सब पूरे साम्राज्य को। अब यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में है कि राजा तो यहाँ पे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत, राजा के अंतर्गत एक मंत्री परिषद काम करती है। पूरा साम्राज्य का प्रशासन और शासन का जिम्मा वही संभालती है, सारे कार्यों को देखती है। अलग अलग विभाग होते हैं और अलग अलग विभागों के अलग अलग प्रधान होते हैं जो मंत्री कह सकते हैं उनको। इसके अतिरिक्त इस विजयनगर साम्राज्य की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि राजा पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया था और वो सिस्टम था राज परिषद कहा जाता था इसे। तो राज परिषद एक ऐसी संस्था विकसित की गई थी जो राजा को निरंकुश होने से बचाता था और राजा को उचित सलाह देता था, प्लस राजा पर नियंत्रण भी स्थापित करता था। तो ये एक बड़ी अनूठी व्यवस्था थी जो कि पूरे राजतंत्रात्मक व्यवस्था में अलग अलग जो साम्राज्यों के आपने इतिहास पढ़े होंगे, कहीं भी इस तरीके का आपको नहीं मिला होगा कि राजा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई परिषद स्थापित की गई हो। विजयनगर साम्राज्य में ऐसा किया गया था। इस राज परिषद में होते कौन लोग थे, कौन कौन से लोग होते थे जो कि राजा पर नियंत्रण स्थापित करते थे? तो वो लोग होते थे, बड़े बड़े विद्वान होते थे।
अलग अलग क्षेत्रों से चुने हुए और माने हुए व्यक्ति होते थे। व्यापार जगत के व्यक्ति होते थे, जिन्हें सैन्य जानकारी हो वैसे लोग होते थे। विदेशी दूसरे देशों के राजदूत भी होते थे, ताकि विजयनगर का जो विदेशी संबंध है अन्य बाहर के राज्यों के साथ उनका ठीक रहे। तो विदेशी जो राजदूत होते थे उनको भी इस परिषद में रखा जाता था। इसके अतिरिक्त उनके कुछ वरिष्ठ मंत्री लोग भी होते थे। खास करके जो प्रांत होते थे, ये अधिकतर क्या होता था, विजयनगर साम्राज्य की एक और विशेषता थी कि प्रांतों को मुख्यतः जो शासन होता था वो राजकुमारों को दिया जाता था। राजकुमार ही गवर्नर बनाए जाते थे या राजकुमारियां भी बनाई जाती थी। तो महिलाओं को भी यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये राज परिषद जो है वो उसमें कई लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उसके बाद विदेशी राजदूत होते हैं, राजकुमार होते हैं, अलग अलग सामंत जागीरदार लोग भी इस परिषद में होते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से माने हुए जानकार जो हैं वो इस परिषद में होते हैं। वो राजा को एक सलाह देते हैं और उस सलाह के आधार पर राजा अपनी मंत्री परिषद की सहायता से शासन का संचालन करते हैं। अब मंत्री परिषद में कई विभाग होते हैं और इस मंत्री परिषद को सभा वेंकट विलास कहा जाता है। और मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होते थे उनको सभा नायक कहा जाता था। अन्य जो मंत्री होते थे उसमें एक प्रधानम, एक प्रमुख पद था, जो कि वर्तमान के गृह मंत्री उनको कह सकते हैं। मुद्राकर्ता, इनको वित्त मंत्री कह सकते हैं। शाही मुद्रा या राजकोष में जो जो राजकोष को संभालना, नियंत्रित करना इनका काम होता था, तो वो मुद्राकर्ता। उसके बाद दंड नायक, इनका काम होता था न्याय विभाग को देखना। एक पद था रायसम। रायसम का काम था कि राजा ने जो मौखिक आदेश दिए हैं उनको लिखना और वितरित करना, उससे कि राजा ने ये मौखिक आदेश दिए हैं। उसको सबसे पहले तो उसे लिखा जाता था शाही पत्र पे और उसको फिर वितरित करना इनका काम होता था। उसके बाद कंदाचार एक प्रमुख विभाग था, जो कि सैन्य विभाग था कंदाचार। तो ये कुछ प्रमुख विभाग थे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, और इन्हीं विभागों और मंत्रियों के द्वारा शासन संचालित किया जाता था। इसके बाद यहाँ पे जो खासियत थी प्रांतों की, कि यहाँ पे अधिकतर राज परिवार के लोग ही लगाए जाते थे गवर्नर के रूप में। प्रांतों में जो युवराज होते थे मुख्यतः वो गवर्नर होते थे, और उन्हें शासन का भी पहले से पूर्वानुभव हो, तो इसके लिए उन्हें प्रांतों में लगाया जाता था। अन्य भी जो प्रांत होते थे वहाँ के भी जो गवर्नर होते थे उनको पूरी छूट होती थी, स्वायत्तता थी, बहुत ज़्यादा स्वायत्तता थी प्रांतों को अपने अनुसार से डिसीजन लेने का। बहुत सारे प्रशासनिक काम, कर से संबंधित चीज़ें जो वो खुद अपना निर्णय ले सकते थे अपने प्रांतों में, अपने राज्यों में। तो वर्तमान समय का लोकतांत्रिक ढांचा जो होता है, इसमें आप देखते होंगे कि राज्यों को बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, कर से संबंधित, प्रशासन से संबंधित। तो वैसी ही शक्ति इस राजतंत्रात्मक शासन में, विजयनगर के राजतंत्रात्मक शासन में प्रांतों को दी गई थी। वहाँ के जो गवर्नर होंगे या जो प्रमुख होंगे, प्रांत प्रमुख होंगे, वो अपना दरबार लगाते थे, न्याय करते थे, कोई भी कर को खत्म कर सकते थे, कोई भी कर आरोपित कर सकते थे। इसी प्रकार से अन्य भी जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं उसको वो लागू कर सकते थे। तो इतनी स्वायत्तता होती थी, ये विजयनगर साम्राज्य की एक और बड़ी खासियत थी। अब विजयनगर बहुत समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था, तो इसकी जाहिर सी बात है कि सेना जो है वो जरूर मजबूत रही होगी। तो इनका सैन्य ढांचा क्या था? तो सैन्य ढांचा वही उस समय जो होते थे पैदल सैनिक, हाथी
गज सेना जिसे कहा जाता है, घोड़ों की सेना होती थी और तोप खाने भी थे। उसके बाद एक और प्रमुख व्यवस्था थी जिसे नायकर व्यवस्था कहा जाता है। नायकर व्यवस्था क्या थी कि जो मंत्रीगण या सामंत जो होते थे, कई जो अधिकारी होते थे, उन्हें वेतन नगद ना देकर उसके बदले में उन्हें जागीरें दे दी जाती थी, जमीन दी जाती थी। और ऐसे बहुत बड़े बड़े जागीरदार होते थे और उन्हीं को नायकर कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे विशेषता क्या थी नायकर व्यवस्था में? इन्हें अमरम भी कहा जाता था, भू सामंत को या प्रांतपति को। इनको दो अतिरिक्त जिम्मेवारी भी दी गई थी कि उन्हें जो जमीनें दी गई, जो जागीर दी गई, तो उस जागीर में एक हिस्सा उनको कह ले कि एक कर के रूप में राजकोष में जमा करना होता था, और बाकी जो है उन्हें जो सहायता देनी होती थी, उन्हें सेना रखना होता था। सेना रखना होता था और वो सेना जो होती थी वो राजा को सहायता करते थे। जब भी युद्ध होता या अन्य किसी चीज के लिए सेना की जरूरत पड़ती, युद्ध में ही सेना की आवश्यकता पड़ती है, तो उस युद्ध में ये जो भू सामंत जो है वो लोग इस सेना को राजा को समर्पित कर देते थे, उनकी सेवा में हाजिर कर देते थे। तो ये दो रूपों में चलता था, इनकी जागीरदारी चलती थी। ये एक जिसे कि नायकर व्यवस्था कहा गया। इसे अमरम भी कहा गया था। प्रांतपति या ऐसे जो जागीरदार होते थे, भू सामंत होते थे, अमरम भी कहा जाता था, अमर नायक भी कहा जाता था। अब हम आते हैं विजयनगर के आर्थिक स्थिति के बारे में कि वहां की आर्थिक स्थिति उस समय कैसी थी। तो विजयनगर साम्राज्य भी एक कृषि प्रधान साम्राज्य था और खेती की प्रधानता थी यहाँ पे, और पूरा जो आर्थिक ढांचा था वो कृषि पर निर्भर करता था। लगान जो है वो उत्पादकता के आधार पे, किसकी उत्पादकता? तो जमीन की उत्पादकता के आधार पे लगान निश्चित किया जाता था। और ये काफी अच्छी बात थी, क्योंकि जमीन जो है, हर एक जमीन एक समान नहीं होती, एक तरह का उर्वर नहीं होता जमीन। तो जमीन की उत्पादकता के आधार पे लगान तय किया गया था। ये एक और खासियत थी यहाँ पे। जो कृषि कर लिए जाते थे वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग था। जैसे ब्राह्मणों से 1/20 हिस्सा, अगर मंदिर से कृषि कर लिया जा रहा है तो वो 1/30 हिस्सा होता था, और जन साधारण से 1/6 हिस्सा। तो यहाँ पे देखिए कर भी जो है वो कम है। और जगह हम लोगों ने देखा था 1/3 लिया जाता था, या कहीं कहीं 1/2 लिया जाता था। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1/2 तक भी कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो कर लिया जा रहा है वो 1/6 लिया जा रहा है, जो कि कम है। एक और खासियत थी विजयनगर साम्राज्य की, यहाँ पे विवाह कर भी एक लगाया गया था। और विवाह कर जो होता था वो वर और वधू दोनों ही पक्षों से लिया जाता था। विधवा विवाह को इससे छूट दिया गया था। अगर विधवा विवाह होते थे तो उन पे विवाह कर नहीं लगाया जाता था। तो ये भी एक खासियत थी। उसके बाद हम आते हैं कि जो सिक्के चलते थे, तो सिक्के सोने और चांदी दोनों ही तरह के चलते थे। सोने के जो सिक्के चलते थे वो 2 तरह के थे। जो बड़े सिक्के होते थे उन्हें बराह कहा जाता था, सोने के बड़े सिक्के। और जो छोटे सिक्के होते थे उन्हें फनम या प्रताप कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को तार कहा जाता था। तो ये मुद्रा व्यवस्था थी। अब हम आते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी विजयनगर साम्राज्य की, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में कहा गया कि विजयनगर साम्राज्य अंतिम साम्राज्य था जहां पर कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज जो है सो बटा हुआ था। तो बाकी के बाद जो है सो ये अंतिम साम्राज्य है जहाँ पे कि वर्ण व्यवस्था के पर आधारित समाज
देखने को मिलता है। और वर्ण व्यवस्था से मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र सारी जातियां होंगी, लेकिन यहाँ पे क्षत्रियों के बारे में किसी तरीके का उल्लेख नहीं मिलता है। विजयनगर साम्राज्य में मध्यम वर्ग एक था जिसे चेट्टी भी कहा जाता था। तो मध्यम वर्ग में कौन लोग आते थे? तो किसान आते थे, व्यापारी आते थे, उसके बाद अन्य जो छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग, कामगार लोग होते थे, तो उन्हें चेट्टी कहा गया था। दास प्रथा को बेसवक कहा जाता था और दास प्रथा भी प्रचलन में था, लेकिन दासों की स्थिति मिला जुला कर अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति पर आए तो स्त्रियों को काफी सम्मान दिया गया था विजयनगर साम्राज्य में, और ये ऊंचे पदों पर भी नियुक्त किए जाते थे। जैसे कि अगर राजकुमारी होती थी तो उन्हें भी प्रांतों का कार्यभार सौंपा जाता था, गवर्नर बनते थे, वो भी प्रांतपति बनाया जाता था। स्त्रियों की मिलाजुला कर स्थिति काफी अच्छी थी। बाल विवाह भी प्रचलन में था। दहेज प्रथा बहुत ही ज्यादा था विजयनगर साम्राज्य में, तो ये एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बुराई थी। सती प्रथा भी प्रचलन में था, और सती प्रथा को विजयनगर साम्राज्य में सहगमन के नाम से जाना जाता है। और कई जो सती होने वाली महिलाएं हैं उनके नाम पे स्मारक भी मिले हैं, सती स्मारक भी मिले हैं। लेकिन यहाँ पे जो सती प्रथा जो है ये जोर जबरदस्ती वाला नहीं था कि किसी का पति अगर मर जाता है तो उसको सती होना ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई महिला अगर सती व्रत का पालन करना चाहती है तो उन्हें रोका भी नहीं जाता था। तो इस तरीके की सती प्रथा वाली व्यवस्था चल रही थी। प्रदा प्रथा बिल्कुल नहीं था विजयनगर साम्राज्य में। उसके बाद सामाजिक दृष्टि से देखें तो जाति और व्यवसाय के आधार पे परिधान होते थे। लोग कपड़े जो पहनते थे, लोगों को ये कपड़ों से आप बतला सकते हैं कि ये किस जाति से है, कैसा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है। तो ये भी एक बड़ी विशेषता थी विजयनगर साम्राज्य की कि जाति और व्यवसाय के आधार पे उनके परिधान होते थे। मनोरंजन के साधन क्या थे? तो मुख्य रूप से शतरंज खेलना और पासा खेलना, ये मनोरंजन के मुख्य साधन हुआ करते थे। अब हम आते हैं कुछ रचनाओं के बारे में। विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए कई रचनाएं है। क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल पीरियड कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहा जाता है। तो कई रचनाएं रची गई हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो रचनाकार है विरूपाक्ष, इन्होंने नारायण विलास की रचना की थी। कृष्णदेवराय, इन्होंने जामवंती कल्याणम और अमुक्त माल्याद नाम से तेलुगु में ये लिखा था, और ये जो जामवंती कल्याणम जो था ये इन्होंने संस्कृत में रचना की थी। कृष्णदेवराय के ही जो दरबारी कवि थे पेडन्ना, उन्होंने मनुकारिता की रचना की थी। एक बहुत बड़े जो उस काल के कवि थे जिनका नाम था श्रीनाथ, इन्होंने हरिविलास की रचना की थी। उसके बाद इस काल में एक सोया निधि नाम के कवि होते हैं, उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखा था। वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर टीका लिखा था, और सायन ने वेदों पर भाष्य लिखा था। इसके अतिरिक्त तेनाली रामन का आपने नाम सुना होगा। तेनाली रामन काफी ज्यादा फेमस है, उनकी कहानियां। तो तेनाली रामन जो है वो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते हैं, और इनकी बहुत सारी कहानियां और रचनाएं हैं। तो ये तेनाली रामन इसी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। कला के क्षेत्र में जैसे हम लोगों ने स्थापत्य कला को देख लिया, जैसे कृष्णदेवराय ने कुछ मंदिर, हजारा मंदिर, विट्ठल विश्वनाथ का मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर ली है, और जो है उतने महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे स्थापत्य कला के क्षेत्र में काम किए गए थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है
उनकी चर्चा हम कर चुके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एग्जाम के पॉइंट से आपको हेल्पफुल होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर से बजा दीजिए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।